हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है न्यू वे एकेडमी। तो आई होप कि आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा जिसमें मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्जेस के बारे में बताया हुआ है और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कूलम्स लॉ के बारे में समझाया हुआ है। ओके, तो आज का जो लेक्चर है वो कूलम्स लॉ को ही कंटिन्यू करते हुए रहेगा, जिसमें हम लोग आज के जो क्लास में उसमें वेक्टर फॉर्म को सीखेंगे। ओके, और वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देता हूं कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं जहां रेगुलर आपको क्लासेस के अपडेट्स मिलते रहेंगे और अच्छे अच्छे नए वीडियोस जानने के लिए आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हैं आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। हमारे जो ग्रुप के द्वारा जो वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो कंटेंट कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है वो है मेरा कूलम्स लॉ, ठीक ना। यहाँ पर देखने वाले हैं हम लोग, क्या पढ़ने वाले हैं भाई? कूलम्स लॉ इन कौन सा फॉर्म है भाई? ये वेक्टर फॉर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में एक बार चला जाता हूँ। कल के जो क्लास में हमने पढ़ा था कि कूलम्स लॉ क्या होता है। बेसिकली कूलम्स लॉ एक क्या है, एक स्टेटमेंट है, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है जहाँ 2 पॉइंट चार्जेस के बारे में, ओके, 2 पॉइंट चार्जेस के बारे में, फोर्स के बारे में बात करता है। क्योंकि जो फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर से रिप्रेजेंट की जाती है। और कल सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड की बात की थी और कुछ क्वेश्चंस किए थे छोटे छोटे लेवल पे। ओके, धीरे धीरे हम क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ाएंगे। ओके, लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर जो बात की जा रही है कि फोर्स इज ए कैसा क्वांटिटी है भाई? वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो कल हमने फोर्स के बारे में सिर्फ जो मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कस किया था, आई रिपीट, हमने मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कस किया था, वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर के बारे में बात किया था। ओके, तो जहाँ पर Q1 Q2 का मतलब हमने बताया था कि यहाँ पर 2 पॉइंट चार्जेस ले लिए थे, Q1 और Q2, और दोनों के बीच में जो सेपरेशन था वो R था और ये सेपरेशन इनके साइज की तुलना में बहुत ज़्यादा रहता है। ओके, तब इनको हम लोग पॉइंट चार्ज कहते थे। ओके, ये सब, और यहाँ एप्सिलॉन को क्या कहते थे? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ओके, ये सारी वैल्यूज आपको पता थी। ओके, लेकिन इससे जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, ओके, इससे जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसे किस तरीके से लिखना चाहेंगे? ओके, इसे किस तरीके से लिखना है इन वेक्टर फॉर्म। सपोज कर लेते हैं कि आप यहाँ से यहाँ इसको एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे तो आप इसको यहाँ से यहाँ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप इसको अगर वेक्टर लिखना चाहते हैं तो इस फोर्स के ऊपर मैं एरो का सिंबल लगा दिया है, वेक्टर। ओके, लेक्चर पड़ा हुआ है आपके प्लेलिस्ट में, आप जाके देख सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और साथ साथ एक R कैप लगाना होगा। ओके, किसी भी मैग्नीट्यूड हो अगर आप उसको वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें उसके साथ एक यूनिट वेक्टर लगाना होगा जो इन दोनों के लाइन जॉइनिंग में होगा। ओके, जैसे आप यहाँ से यहाँ फोर्स लग रहा है तो फोर्स इधर है तो यूनिट वेक्टर ये R की डायरेक्शन है तो ये R कैप ये हो सकता है। ठीक उसी तरीके से अगर हम डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो ये -R कैप को रिप्रेजेंट करेगा। अभी इसको हम और भी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। पहले मैं छोटा सा सिंपल सा फॉर्म लेके चल रहा हूँ। ओके, तो इसे हमने R कैप से मल्टीप्लाई किया है। बट आपको एक चीज पता है कि R कैप जो होता है, वेक्टर में पढ़ा होगा, वेक्टर R बाई R होता है। वेक्टर R क्या होता है? पोजीशन वेक्टर होता था एक का दूसरे के रेस्पेक्ट में, और R क्या है? उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड है। ओके, जो उसकी लंबाई है। ओके, जो इस वेक्टर की क्या है? लेंथ है। ओके, यानी वेक्टर बाई उसकी मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। जब हम इसको पुट करते हैं यहाँ पर तो वेक्टर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और यहाँ पर वेक्टर R बाई R हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से जो वेक्टर F जो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R का क्यूब, और यहाँ पर वेक्टर R, ये जो है आपका दिस इज नोन एज द वेक्टर फॉर्म। ओके, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? वेक्टर फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पर जो बात आ रही है कि जो वेक्टर फॉर्म है इसमें और मैग्नीट्यूड में क्या रिलेशन है, वहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि फोर्स का इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर। यहाँ पर जो वेक्टर का फॉर्म है वो वेक्टर में वो R के क्यूब पे डिपेंड करता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जब सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो R स्क्वायर से होता है, और
जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो वो आर क्यूब के फॉर्म में चलता है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। लेकिन ये जो रिप्रेजेंटेशन मैंने किया है ये पूरी तरीके से, ये तो आपको मैंने सिंपल बताने के लिए कर दिया है, बट ये पूरी तरीके से सटीक नहीं बैठता, क्योंकि आप जब भी पोजीशन बताते हैं, मैंने वेक्टर में आपको बताया हुआ था कि पोजीशन आप किस तरीके से बता सकते हैं, एक के लिए दूसरे की पोजीशन बता सकते हैं, और अगर आपको ऐसे कोई सिस्टम नहीं चाहिए तो आप अपने मन से कोऑर्डिनेट सिस्टम बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप किसी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी जा सकते हैं जहाँ पर आप पोजीशन बता सकते हैं। ओके, जैसे कि मैं एक छोटा सा बात बता रहा हूँ, जैसे कि हम यहाँ पर मान लीजिए कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट अभी मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी पढ़ाऊंगा मैं, ठीक ना, लेकिन पहले मेरा बात समझिए कि यहाँ पर इन दो चार्जेस को हमने यहाँ पर ले लिया, सपोज करते हैं इन दो चार्जेस को यहाँ Q1 और यहाँ पर क्या है Q2, और इसकी जो पोजीशन है वो है R1 वेक्टर, और इसकी जो पोजीशन हमने दी है R2 वेक्टर। ओके, तो ये जो वेक्टर होगा वो क्या कहलाएगा, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, जिसको हम वेक्टर R कह रहे हैं, जो इस वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, वेक्टर R। ओके, तो यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो अभी हमने लिखा है F, ओके, F का जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R का जो क्यूब है, क्लियर है, ये फोर्स का वेक्टर फॉर्म है, और हमने यहाँ पर एक वेक्टर लगाया हुआ है। ओके, लेकिन ये जो R है ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है। ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है। किसके लिए, पोजीशन ऑफ Q2 विथ रेस्पेक्ट टू Q1, या तो पोजीशन ऑफ Q1 विथ रेस्पेक्ट टू Q2। तो यहाँ पर मैं दो चीज़ लिखने वाला हूँ कि F21, इसका मतलब क्या आता है कि फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, इसका मतलब ये लिखाएगा, यानी फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। ओके, तो इसको हम लोग F21 लिखना पसंद करेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो R है इसको भी हम लोग यहाँ R21 से रिप्रेजेंट कर देंगे। यानी ये क्या है, ये एक तरह का फोर्स है जो कि 2 पे लग रहा है, किसके कारण से, 1 पे, जो डायरेक्शन दिखा रहा है कि ये F21 इधर है। ओके, F21 क्या है, उधर है, क्योंकि उसी लाइन में जा रहा है। ओके, ये आपका ये जो हमने लिखा है ये R21 हो गया, क्लियर है। ठीक उसी तरीके से अगर मैं F12 की बात कर रहा हूं तो इसका क्या मतलब आएगा कि फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R का क्यूब, और इस बार R12 होगा, जिसके लिए जो डायरेक्शन होगी यहाँ से यहाँ R2 माइनस 1, यानी फाइनल माइनस इनिशियल लिखा था, तो R21 जो हो जाएगा, सॉरी R12 जो होगा वो रिवर्स में हो जाएगा। ओके, यानी क्या सकते हैं कि अगर आपको यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है कि F21 अगर उस साइड है तो F12 दोनों वैल्यू में तो सेम है, लेकिन एक दूसरे के क्या हैं, ओपोजिट है। ओके, ये सेटिस्फाई करता है, ये क्लियर है कि F21 अगर उस साइड है तो F12 क्या होने वाला है, एक दूसरे के रिवर्स ऑर्डर में होने वाला है। ओके, सिर्फ डायरेक्शन का अंतर है, बाकी वैल्यू मैग्नीट्यूड क्या होने वाली है, समान होने वाली है। ओके, तो ये है इसका वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन कि F21 यानी फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1 को आप इसको यहाँ जो R21 है ये क्या है, R की क्या है, ये क्या पोजीशन है 2 का विथ रिस्पेक्ट टू 1, और R12 बोलते हैं तो 1 का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू 2। ओके, आप एक दूसरे को रिलेटिव में, एक दूसरे के रिलेटिव में रिप्रेजेंट करते हैं, तब उसमें जो वेक्टर नोटेशन यूज करते हैं तो वो इस तरीके से किया जाता है। ओके, अब आप इसको चाहे तो कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, कार्टेशियन फॉर्म में चाहे तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ये जो फॉर्मेट आप देख पा रहे हैं, ओके, इस फॉर्मेट को आप कहते क्या है, ये भी तो प्रश्न है। इसको कहते हैं बहुत सारे, इसको पोलर फॉर्म कहते हैं। ओके, इसको किस फॉर्म में कहते हैं, पोलर फॉर्म के नाम से जानते हैं। ओके, एक और फॉर्म होता है सिलेंड्रिकल फॉर्म होता है, एक स्फेरिकल फॉर्म होता है। ओके,
ये है पोलर फॉर्म, जहाँ पर सिर्फ हमने आर के टर्म में रिप्रेजेंट किया। ओके, तो ये पोलर फॉर्म में होता है। क्लियर है? ये आप ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होता है और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होता है, बट यहाँ पर हमने सिर्फ आर का विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस बात किया। तो ये जो पोजिशन है, ये चाहे आर 1 डायमेंशन भी हो सकता है, 2 डायमेंशन भी हो सकता है और 3 डायमेंशन, तीनों के लिए सत्य है। ओके, तो आई होप कि आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होगी। कोई अगर दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए, यहाँ तक तो आपने नोट कर लिया होगा, ठीक ना, कि हमने देखा कि इसको वेक्टर में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि हम समझने की कोशिश करते हैं कार्टीजन फॉर्म के बारे में। ओके, कार्टीजन फॉर्म के बारे में समझते हैं कि कूलम्स लॉ का कार्टीजन फॉर्मेट क्या होने वाला। ओके, सबसे पहले, उससे पहले मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे, ठीक ना, कुछ क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि NaCl का कुछ रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा था। अभी तक किसी ने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे उत्तर नहीं दिया है, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। आंसर को चाहे आप गूगल कीजिए, कुछ भी कीजिए, बट आंसर आप कमेंट कीजिए अगर आप पढ़ने में इच्छुक हैं तो कार्टीजन फॉर्म की हम लोग बात कर रहे हैं, या कार्टीजन फॉर्म क्या होता है। देखिए, सबसे पहला बात है, छोटा सा मैं बात करना चाह रहा हूँ कि आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया है x, y और z। ठीक है, x, y और z हमेशा सिस्टम कैसा रहेगा आपका एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम में लेते हैं। ओके, और यहाँ पर 2 पॉइंट चार्जेस हैं। ओके, ये हमने Q1 ले लिया है और ये Q2 ले लिया है। इसको हमने ज्वाइन कर लिया, जिसको अभी थोड़ी देर पहले हमने R1 का नाम दिया था कि नहीं दिया था, और इसको हमने R2 का नाम दिया था। ओके, ये x, y और z का ऑर्डर है। चलिए, इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है इसको मैं x1, y1, z1 लिख रहा हूँ, और इसको x2, y2 और एक z2 से लिख रहा हूँ। ओके, x2, y2 और z2। ओके, तो ये क्या होगा भाई, ये क्या होने वाला है, R21 होने वाला है। ओके, R21 होने वाला है, जिसको मैं सिंपली या हार्डली जो कहना है मैं इसको R से लिख रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहला अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि R21 क्या होगा, तो आप लिखेंगे वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, ऐसे लिखेंगे R2 माइनस वेक्टर R1। ओके, तो जो फोर्स का जो जनरल टर्म आया था F21, वो था आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R, चाहे तो आप यहाँ पर R21 और यहाँ पर R21 का यहाँ पर क्यूब लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ क्यूब से था वेक्टर के फॉर्म में, यहाँ R21। ओके, बट R2 जो है वो वेक्टर फॉर्म में, आप उसको कैसे लिखते हैं भाई, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ओके, वेक्टर फॉर्म में। और जो R1 होता था उसको आप लिखते थे x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ये लिखते थे। तो R21 आपका क्या हो जाने वाला है, R21 आपका हो जाने वाला है, इसकी दोनों की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिए, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ओके, माइनस देके हमने लिख लिया x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ओके, चलिए यहाँ से देखिए क्या करना है, x2 माइनस x1 को हमने i कैप ले लिया है, y2 माइनस y1 हमने j कैप ले लिया है, z2 माइनस z1 हमने k कैप ले लिया है। तो ये R21 हो गया है। ओके, बट अभी समस्या है कि ये बेचारा R21 है क्या, उसका जो सिर्फ ये तो वेक्टर फॉर्म है। ओके, ये क्या है, वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर है, तो इसका क्यूब कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला इसका मॉड्यूलस तो निकालिए, ये सिंपल है। सिर्फ मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे भाई, रूट ओवर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ये वेक्टर में मैंने आपको बताया हुआ है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ओके, हमें क्या निकालना है भाई। अच्छा, ये थोड़ा देखने में इम्प्रॉपर लग रहा है, इसको थोड़ा सा अगर R21 का क्यूब निकालना चाहते हैं तो आपके पास क्या आएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, और उसके होल पावर में आपकी 3/2, क्योंकि रूट का मतलब ही होता था, इस रूट को इस तरीके से लिखें, रूट का मतलब ही होता है पावर में हाफ, ये आप जानते हैं। इस तरीके से मैं यहाँ लिख देता हूँ। ओके,
सब में स्क्वायर डालना है और उसके पावर में क्या डालना है, हाफ डाल देना है। ओके, तो ये पुट होने वाला है। तब जब सारे चीज़ को यहाँ पता रहेगा तो हम यहाँ आराम से लिख सकते हैं F21 इज इक्वल टू, अच्छा 1/4 पाई एप्सिलॉन, बार बार लिखना से अच्छा क्या मैं के लिख देता हूँ, Q1 Q2 बाई R21, इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, X2 Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर, और उसके पावर में क्या हो जाएगा भाई 3/2 है। और यहाँ पर आपके पास जो बचा हुआ है वेक्टर R की जो फॉर्म, वेक्टर R21 की जो फॉर्म है वो पूरा का पूरा एंटायर कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये जो आपका फॉर्म दिख रहा है ये आपका कार्टेशियन फॉर्म कहला जाता है। ओके, ये आपका कौन सा फॉर्म कहला जाता है, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म मतलब क्या, एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख दिया हमने, पहले वो पोलर फॉर्म में था उसको कार्टेशियन फॉर्म में ले आए। क्लियर है, तो कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं करना था, छोटा बहुत थोड़ा बहुत टाइम पास जैसा आप कह सकते हैं कि वैसे ही चल रहा है। ओके, अब इसमें आपको निकालना था कि फोर्स ऑन अलोंग एक्स एक्सिस पूछा जा सकता है, फोर्स अलोंग वाई एक्सिस पूछा जा सकता है कि एक्स के तरफ कितना फोर्स लगेगा। आप कुछ इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा और आपको थोड़ा डिटेल में जाता हूँ। ये इस पे फोर्स लगा रहा है, सपोज मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, तो ये इस पे इधर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, ये नेट फोर्स है सपोज करते हैं। ये एक्चुअली है इस लाइन में, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा तिरछा बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी दे। इसको हम लोग 3 कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, एक हो गया Fx, एक क्या हो गया Fy, और एक क्या हो गया Fz, क्योंकि फोर्स है ना भाई, इसका रिजॉल्व तो हम इसको कर ही सकते हैं कि नहीं कर सकते, Fx, Fy और Fz, ठीक है। तो यहाँ पर Fx क्या है, Fy क्या है और Fz क्या है वो तो पता ही नहीं है, कैसे निकालेंगे भाई। इसके जो I कंपोनेंट के साथ आएगा वो आपका Fx होगा, Y कंपोनेंट के साथ जो जाएगा तो यहाँ पर J होना चाहिए था, ठीक है, ये J है। ओके, यहाँ पर J और यहाँ पर K। अच्छा, J के साथ जो जाएगा वो Y होगा और K के साथ जो जाएगा वो आपका Z होगा। ओके, यानी हम कह सकते हैं कि जो आपके पास Fx की जो वैल्यू आएगी, देखिए आराम से क्या करना, इसको इसके साथ इंटू करना है। ये जो बड़ा सा टर्म है वो हमेशा नीचे रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी सिंपल लिख सकते हैं K Q1 Q2 और X2 माइनस X1, और नीचे ये पूरा बड़ा सा डिनोमिनेटर का जो टर्म है उसी तरीके से रहेगा। सिमिलरली आपके पास Fy लिख के K Q1 Y2 माइनस Y1 रह जाएगा, और Fz K लिख के K Q1 Z2 माइनस Z1 लिख के ये टर्म आ जाएगा। ओके, क्लियर है, तो कुछ नहीं करना है, पहले जैसा ही रहेगा। सब आपको पूछा जाए x कंपोनेंट कितना है, y कंपोनेंट कितना है, z कंपोनेंट कितना है, तो आप आराम से काम कर सकते हैं इस फॉर्म में, अगर आप कार्टेशियन फॉर्म पता है। ओके, और नहीं तो आपके पास वो एंगल दे देगा, थीटा देगा, कॉस, फिर डायरेक्शन कोसाइन का काम करके कर सकते हैं, जो थोड़ा सा एंगल के टर्म में करना आसान हो जाता है, ठीक है। बट कहानी कुछ इस तरीके से ही रहने वाली। ओके, तो आई होप कि आपको ये कार्टेशियन फॉर्म अच्छे से समझ में आ गया हो, नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, रेगुलर क्लासेस के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। ओके, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, क्लियर है, तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। तो चलिए देखते हैं, अब बढ़ते हैं। हमने 2 बातें आज सीख ली, ठीक ना, आज के क्लास में अभी तक 2 बातें हमने सीख ली है, ठीक है। एक हमने समझ लिया कि पोलर फॉर्म क्या होता है, दूसरा समझ लिया कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना। लेकिन अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है, जो हमको सीखना है, जिससे क्वेश्चंस बनते हैं, अभी तो हमने तो सिर्फ तरीका पढ़ा है, ठीक ना, सिर्फ थ्योरी क्या है, लेकिन अब जो क्वेश्चन बनाने लायक वास्तविक रूप से जो टॉपिक आने वाला है, ठीक ना, वो क्या है भाई, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, या फिर हम लोग यहाँ पर इस जो आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे इस चीज़ को कि कह सकते हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन मल्टीपल चार्जेस। ओके, ये चीज़ आपको टॉपिक आपको एनसीईआरटी जैसे बुक में मिलेगा, बट ये कहानी ओवरऑल मल्टीपल चार्जेस। ओके, तो समझते हैं कि ये क्या कहने की कोशिश करता है, ठीक है। छोटी सी बात है बट काम की बात है। ओके, अरे भाई जी तेरे को क्या हो गया है, ठीक है, ठीक है। सो देखिए क्या कहता है कि छोटा सा बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर मान लीजिए कि एक प्लस क्यू चार्ज, बड़ा चार्ज दिखाया है, ठीक है, और इसके आसपास और एक चार्ज है, बहुत सारे चार्जेस हैं, ठीक है, बना दिए हमने और भी चार्जेस।
चलिए इसका नाम दे देते हैं Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 और Q6। ओके, Q5 Q6 तक दे दिया। तो आपको क्या है कि ये मान ली ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव भी रहे, बट मैं पॉजिटिव लेके चल रहा, तो ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये इसको क्या करेगा, रिपेल, ये भी रिपेल करेगा, ये भी उसी तरीके से रिपेल करेगा, ये भी उसी तरीके से रिपेल करेगा। ओके, तो टोटल फोर्स क्या होगा, क्या आप सिंपली सबको ऐड कर दीजिएगा। सपोज इसका नाम हमने F1, इसका नाम F2, इसका नाम F3, इसका नाम F4, इसका नाम F5 और इसका नाम F6। तो आपसे पूछा जाए नेट फोर्स, तो आप क्या कीजिएगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5, इस तरह जितनी बार चलते रहे। ओके, क्या ये करना सही रहेगा, क्या ये करना सही रहेगा कि डायरेक्टली हम इसको ऐड करेंगे। मान लीजिए 10 न्यूटन है, 15 न्यूटन है, 20 न्यूटन कुछ भी रहे, तो 10, 5, 15 कर दीजिएगा। नहीं, गलत, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब भी आप वेक्टर क्वांटिटीज को जोड़ने या घटाने की बात करते हैं तो सिंपल अलजेब्रा के रूल तो वहाँ लगते ही नहीं है। वहाँ पर फोर्स के टर्म्स आपको कुछ ऐसे ही दिखेंगे, लेकिन जो लॉज लगेंगे वो सिंपल लॉज लगते नहीं है, क्योंकि वेक्टर के एडिशन और सब्सट्रैक्शन के स्पेशल रूल लगते हैं, जो कि मैंने आपको वीडियो में पढ़ाया हुआ है वेक्टर अलजेब्रा के क्लासेस में, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि सिंपल वेक्टर को ऐड या सब्सट्रैक्ट करने के लिए सिंपल रूल तो लगते ही नहीं है। वहाँ पर अलजेब्रा, जो वेक्टर अलजेब्रा का यूज़ करने शुरू कर देते हैं कि वहाँ पर ट्रायंगल लॉ से जो रिजल्ट मिलता था, रिजल्टेंट का, एंगल का, वो टर्मिनोलॉजी से हम लोग काम करते हैं। यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, जब स्टेटमेंट पे आते हैं कि यहाँ पे जो अगला है फोर्स एक्टिंग ऑन मल्टीपल चार्जेस, कि अगर फोर्स एक्टिंग ऑन मल्टीपल चार्जेस ने यहाँ पर कह सकते हैं फोर्स एक्टिंग ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस ऑन अ सिंगल चार्ज। ओके, तो जो टोटल फोर्स होगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि जो टोटल फोर्स होगा, ओके, वो क्या है, इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस। ओके, ये स्टेटमेंट क्या कहता है, अपने आप में स्टेटमेंट को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि द, या फिर आप इसको अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ठीक है, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए charge particle, the force acting on a charge particle due to all charge particle is the क्या, वेक्टर सम। ओके, आई रिपीट, कैसा सम है, इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। यानी यहाँ सिंपल अलजेब्रा के रूल लगाएंगे नहीं, यानी जो नेट फोर्स होगा F जो होगा वो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर लिख ऐसे रहे हैं, लेकिन अलजेब्रा के रूल लगे, आप वेक्टर में भी तो ऐसे लिखते थे, प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर प्लस F5 वेक्टर, इस तरह से चलते रहे, जितनी बार रहेंगे जितने चार्जेस। तो ये आपका कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हमने क्या पढ़ा कि जो भी फोर्स होगा किसी भी एक चार्ज पार्टिकल पे, उस पर सिंपल अलजेब्रा नहीं लगाना है, उस पर क्या लगाएंगे, इज द वेक्टर सम। यानी हम लोग ओबे क्या करेंगे, कौन से अलजेब्रा को ओबे करेंगे, नॉर्मल अलजेब्रा छोड़ के हम लोग कौन से अलजेब्रा को ओबे करना पसंद करेंगे, वेक्टर अलजेब्रा। और उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी दो चीज़ों की। आपको अगर ऐड करना है तो यानी आपको पता होना चाहिए ट्रायंगल लॉ ऐड करने के लिए, ठीक है, एक आपको पैरेललोग्राम लॉ के बारे में पता होना चाहिए, और एक आपको अच्छे से अगर पॉलीगन लॉ के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है, वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके रिजल्ट्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए। वीडियोस नहीं देखा है तो जाके देख लिया, जिन्होंने पढ़ा हुआ है, जिन्होंने कभी 11th में ईमानदारी से कभी पढ़ाई की है, कभी किसी ने पढ़ाया है, तो भाई जाके देखिए, नहीं देखने की ज़रूरत है तो भी छोड़ दीजिए, ठीक है। ट्रायंगल की स्पेलिंग गलत है, ठीक है ना, ट्रायंगल। ओके, चलिए, तो देखिए इसमें मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि थोड़ा सा आपको याद रहेगा कि जो दो वेक्टर्स के बीच में अगर एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर इधर, ए वेक्टर इधर, बी वेक्टर इधर, तो रिजल्टेंट ये निकलता था। अभी मैंने बनाया नहीं है पैरेललोग्राम, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला आता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB क्या, कॉस थीटा, जहाँ थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल है,
ओके। और जो tan फाई निकालने का फॉर्मूला था, जहाँ फाई इन दोनों के बीच का एंगल होता था, फाई निकालने का फॉर्मूला होता था b साइन थीटा बाई a प्लस बी कॉस थीटा। ओके, ये कुछ दो इंपॉर्टेंट फार्मूला जो हैं जो आपको यहाँ पर काम देने वाले। ओके, जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के मदद से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होगी कैसे सॉल्व करना है। अभी मैं बिल्कुल उस पर नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ मैंने आपको थ्योरी पढ़ाया है। ओके, बोर होने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है, और नहीं पढ़े वाले के लिए तो कुछ भी नहीं है। ओके, चलिए इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक ना। तो वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करने वाला, मैं छोटी छोटी बातें और करूँगा, और नेक्स्ट वीडियो में आगे और भी अच्छे से करेंगे। बट थोड़ा सा एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। सपोज करते हैं आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल ले लीजिए, ठीक है। इस पे 1 कूलम, इस पे 3 कूलम है। ओके, और ये जो है आपका 4 कूलम है। ओके, ये 1 कूलम, 3 कूलम और 4 कूलम, ठीक है। और आपको बोला गया, ये हमने साइड दे दिया इसको 3, 4, यहाँ पर राइट एंगल तो ऑटोमेटिक ये दिखेगा 5। ओके, पाइथागोरस थ्योरम से। ओके, तो आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा है, ठीक ना, क्वेश्चन मैंने पूछा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज 3 कूलम ड्यू टू अदर चार्जेस। जो यहाँ अदर 2 चार्जेस हैं उसके कारण से इस पर कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। चलिए देखिएगा, 1 मिनट। तो देखिए क्या करना है इस पे, ठीक है। ये प्लस इसको रिपेल करेगा। ओके, इसको रिपेल करेगा एक फोर्स के साथ, समझे, हमने इसका F1 नाम दिया। ये प्लस इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, इसका हमने नाम दिया, क्या नाम दिया, F2। F1 की वैल्यू क्या होगी, ठीक ना, क्या होता है K Q1 Q2, ठीक ना। Q1 है 1 कूलम, Q2 है 3 कूलम, डिस्टेंस कितना है आपका 3 का स्क्वायर हो गया है। डिस्टेंस क्या हो गया है आपका 3 का स्क्वायर कर दिया, यानी K × 3 × 9, तो यानी आपका हो गया है K/3 न्यूटन में आ रहा है। K की वैल्यू कितना यूज़ करना है, अब मैं बार बार बोल रहा हूँ, K की वैल्यू कितना यूज़ करना है, 9 × 10⁻, इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसका यूनिट आपको याद होगा, ठीक है, मैंने बताया हुआ था कैसे करके निकालते थे, उसको उधर ले गए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, याद है कि नहीं है। देखिए आपको इस तरह से बताया था ना कि K Q1 Q2/r², न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, रटना नहीं है। ओके, F1, ठीक है, ये इधर लग रहा है। F2 कितना होगा, K Q1 Q2 3 × 4, और डिस्टेंस कितना है 4 का स्क्वायर, तो यहाँ से एक कट जाएगा, यानी 3K/4 हो जाएगा, इतना न्यूटन हो जाएगा। ये आपका F2 निकल गया। ओके, तो आपको F1 पता चल गया, F2 पता चल गया, तो आप जब नेट फोर्स निकालने जाइएगा तो डायरेक्ट बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि मैंने अभी आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताया। F1 इधर है, F2 इधर है, F1 इधर है और F2 इधर है। कैलकुलेशन हमने कर लिया है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, जस्ट मिनट, कि F1 और F2 की जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ से हमने कर लिया है। वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा कि F1 और F2 आपको पता चल गया है। तो जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, इन दोनों के बीच में होगा कहीं पर, इसको नेट फोर्स F नाम देते हैं। तो नेट फोर्स F इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमने बताया अभी, √A² + B² + 2AB cos थीटा। या तो परपेंडिकुलर के केस में आपको डायरेक्टली पता है किस तरीके से थे, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा बता के चल रहा हूँ। F1² + F2² + 2F1 F2 क्या हो जाएगा, cos थीटा, और इन दोनों के बीच में, इधर F1 और F2 के बीच में एंगल है 90 डिग्री। थीटा का वैल्यू हमने कितना डिग्री यूज किया है, 90, cos 90 आपका होता है 0, यानी जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा √F1² + F2²। F1 की जो वैल्यू है, F1 की जो वैल्यू है वो है 3K/4 का स्क्वायर है। F2 की वैल्यू जो है वो है K/3 का स्क्वायर है। √, यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 9K²/16 है, यहाँ K²/9 है। अब आप इसको सॉल्व करके K के टर्म में आंसर बता सकते हैं, जहाँ K की वैल्यू आपको वो यूज़ करनी है, तो इतना न्यूटन इज द आंसर। ओके, Kn नहीं है, ठीक है ना। ये K की वैल्यू कितना यूज़ करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, K की वैल्यू जो है 1/4π, और जो भी इसको सॉल्व करने पे उतना न्यूटन, जिसकी वैल्यू
दी हुई है। ओके, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जहां पर अपने फोर्स की मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, फोर्स पूछा है। अगर ये सिर्फ मैग्नीट्यूड, यानी अगर मैं यहाँ पर ये लिखता कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो आप यहाँ पर निकाल के छोड़ देते हैं। ओके, लेकिन सिर्फ मैंने फोर्स पूछा है तो आपको डायरेक्शन भी बताना होगा। तो चलिए हमने इसको ले लिया है फाई। क्या ले लिया है यहाँ पर? फाई। तो ये फाई है तो इसका मतलब ये ए वेक्टर की तरह काम करेगा, ये दूसरा वेक्टर बी वेक्टर की तरह काम करेगा। फॉर्मूला भी मैंने बताया हुआ है, क्या होता है फॉर्मूला? टेन फाई बराबर क्या था आपका? बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी क्या था? कॉस थीटा। ये उनके लिए बहुत ईजी है जिनके लिए वेक्टर बहुत अच्छा है, इसलिए वेक्टर का सही होना जरूरी है। जाके वीडियो देखिए। ओके, बी जो है वो आपका है, बी जो है वो वेक्टर F1 हमने ले लिया है, साइन 90 हम लेना है यहाँ पर। ए जो है वो आपका F2 है, ए हमने इसको लिया है, ठीक है। और बी जो है वो आपका, ये तो cos 90 0 हो जाएगा और साइन 90 1 होगा, यानी F1 बाई F2 का रेशियो है, यानी F1 बाई F2 का रेशियो। ओके, F1 बाई क्या है? F1 बाई F2 का रेशियो में, ठीक है। और F1 की वैल्यू आपको पता है यहाँ पर कितना है? K/3 और डिवाइडेड बाय है आपका 3K/4, तो जो कि 4 ऊपर चला गया और 3 यानी 4/9, यानी जो फाई की वैल्यू आपके आ जाएगी वो 10 इनवर्स 4/9, जो भी आप इसको सॉल्व करने पे पाते हैं। ओके, तो एक छोटा सा प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया है, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल हमने डिस्कस किया है। धीरे धीरे लेवल ऊपर करते चलेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर सवालों के लेवल बढ़ते चलते जाए। ओके, तो आप यहाँ तक तैयार करके रखिए, मैं वीडियो लंबा नहीं कर रहा हूँ। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आपको पता है क्या करना है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।